राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ इस वक्त की खबरें लेकर मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से की मुलाकात। पीएम ने राष्ट्रपति को दिया महाकुंभ का गंगा जल। मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिव सागर रामगुलम और मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 किया पेश। कांग्रेस और टीएमसी ने किया बिल का विरोध। मणिपुर बजट पर चर्चा और वोटिंग भी आज सूचीबद्ध। एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी की बैठक आज। संविधान और कानून से जुड़े विशेषज्ञों के साथ होगा विचार विमर्श। पश्चिम बंगाल में फिर से हिंदू मंदिरों पर हमले और मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना को लेकर भाजपा विधायकों ने विधानसभा से किया वॉकआउट। भाजपा ने टीएमसी की सरकार को बताया हिंदू विरोधी। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगे निलंबन को लिया वापस। घरेलू प्रतियोगिताओं के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए राष्ट्रीय टीमों के चयन का रास्ता हुआ साफ। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के मॉरिशस दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मुलाकात की। पीएम ने उन्हें हाल ही में प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ का गंगा जल भेंट किया। दोनों नेताओं की वार्ता में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में सर शिव सागर रामगुलम बॉटनिकल गार्डन गए और प्रधानमंत्री ने वहां मॉरिशस के राष्ट्रपिता माने जाने वाले सर शिव सागर रामगुलम को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के साथ मॉरिशस के उनके समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलम भी मौजूद रहे। दोनों देशों के नेताओं ने वहां पौधा भी लगाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचे सर शिव सागर बोटैनिकल गार्डन, जहां मॉरिशस के राष्ट्रपिता को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वहां पर एक पौधा भी लगाया और उसे जल से सींच दोनों देशों के रिश्तों को सींचने के समान एक संकेत स्वरूप इस सुअवसर को देखा जा सकता है। ये बोटैनिकल गार्डन जहां प्रधानमंत्री ने अपने विचार भी अंकित किए और इस बोटैनिकल गार्डन के निर्माण में, इसके संरक्षण में, इसके संचालन में भारत की अहम भूमिका भी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट लुइस पहुंचे और उनके पहुंचने पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। उन्होंने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए अपने समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलम का आभार जताया और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी यात्रा एक बहुमूल्य मित्र के साथ बातचीत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक अद्भुत अवसर है। मॉरिशस के मंत्री, शीर्ष अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां पहुंचे हुए थे और इनमें मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर, नेता विपक्ष सहित
200 से अधिक हस्तियां शामिल थीं। प्रधानमंत्री का स्वागत तोपों की सलामी देकर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे थे और प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास मानी जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक समारोह में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और व्यापार के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मॉरिशस भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी देश भी है और हिंद महासागर में प्रमुख साझेदार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने भी जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एकत्रित थे। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने भी सभी का हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय समुदाय उत्साह और उल्लास से लबरेज दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के अभिनंदन में भोजपुरी संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। गीत गवाई के जरिए पीएम के आगमन पर खुशी और उत्साह से अपनी भावनाएं व्यक्त की भारतवंशियों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस पहुंचने पर वहां रह रहे भारतीय समुदाय ने अपना ज़बरदस्त उत्साह और उल्लास प्रदर्शित किया और ये सभी लोग प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत ही खुश दिखाई दिए। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारी संवाददाता जया सिन्हा से इन लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की। यात्रा जो है मॉरिशस के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए सुखद रहे और इससे पहले आए थे मोदी जी, तब भी हम गए थे स्वागत करने। आज भी हमको मौका मिला और खास करके मोदी जी से। वैसे तो हम गुजरात से हैं और यहाँ गुजरात में एक गुजराती आए तो हमको तो जो और ज्यादा उत्साह आता है, तो हम बहुत खुश हैं। हमने मोदी जी को बहुत करीब से देखा। हम गुजराती है, मोदी जी भी गुजराती है, तो उसने हमसे गुजराती में भी बात की तो हमें बहुत अच्छा लगा। ही इज लाइक माई रोल मॉडल। आई रियली feel like he motivates me in my life. बड़ा ही अच्छा अनुभव था. He is really like, his personality is very charming and it was really inspiring to watch him. हम लोग बहुत excited थे और मोदी जी को देख के हम लोग बहुत खुश हुए. We are blessed. We are here in Mauritius and seeing live श्री नरेंद्र मोदी. We are so blessed. बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आए, हम उनको देखे, मिले, सर ने हमसे हाथ भी मिलाया. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फील होता है हमारे सर को और हमारे देश को लेकर के. थैंक यू. एक महान आत्मा है, क्या उनका दर्शन करना भी एक बहुत बड़ी बात है. हम मुंबई से हैं, खास यहाँ आए हैं मोदी साहब को देखने के लिए. आने वाले अगले 5 सालों में ये जो दोस्ती है ये और भी गहरी हो. जैसे हमारे वेदों में कहा गया अतिथि देवो भव, उसी परंपरा को हम यहाँ निभाते हुए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत किए मॉरिशस की धरती पर. आइए बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की. बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई अहम विधायी कार्य होने हैं. राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आज सांसदों ने लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए. मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस और द्रमुक सहित अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा में भारी हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. 12 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे.
और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल में सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न पूछे गए। लोकसभा की कार्यसूची में मणिपुर के लिए साल 2024-25 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों और साल 2025-26 के लिए लेखानुदानों की मांगों पर भी चर्चा और मतदान होना है। लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और साल 21-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ पर शिकंजा कसने के लिए अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस दोनों पार्टियों ने बिल का विरोध किया। कांग्रेस ने बिल को वापस लेने या फिर जेपीसी में भेजने की मांग की। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि ये बिल भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के अप्रवास कानूनों को आधुनिक बनाना और उन्हें मजबूत करना है। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। लोकसभा में मणिपुर के बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की टिप्पणी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाराजगी जताई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि गौरव गोगोई को माफी मांगनी चाहिए। A leading member of the opposition party say that they सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी को, and quickly to add, when Treasury talks about previous prime ministers, they speak not in सम्मानजनक language. How many times has the prime minister been abused in this house by them? And how many times he was not even allowed to speak in the house? They stood in the well and shouted. Will the honorable member Gaurav Gogoi apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु में किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों को जोड़ने का आश्वासन दिया और उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार से सहयोग करने का भी आग्रह किया। तमिलनाडु में भी कोई पात्र किसान बचाओ, हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं वो पोर्टल में अपडेट करें, आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दें, उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। लगभग ऐसे 14,000 किसान हैं जिनको उनको छानबीन करनी तमिलनाडु की सरकार को, वो छानबीन करके भेज दे, सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। यहाँ से एक दिन की देरी भी नहीं होगी, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूँ। और अगर वो चाहें तो तमिलनाडु के लिए हम एक और विशेष अभियान चला सकते हैं। पात्र किसानों का नाम जोड़ने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और अब कृषि से ही जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर। मुख्य रूप से रकबा बढ़ने की वजह से रबी फसल सत्र 2024-25 के दौरान गेहूं का उत्पादन 2% बढ़कर रिकॉर्ड 1154 लाख टन से अधिक रहने का अनुमान है। सरकार ने सोमवार को यह अनुमान जताया है। पिछले रबी फसल सत्र में गेहूं का उत्पादन लगभग 1133 लाख टन रहा था। कृषि मंत्रालय ने सोमवार को 2024-25 के लिए प्रमुख फसलों खरीफ और रबी के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता और प्रोत्साहन देने से कृषि फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। फसल सत्र 2024-25 में खरीफ धान का उत्पादन 2023-24 के खरीफ मौसम के 1132 लाख टन से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड लगभग 1207 लाख टन होने का अनुमान है। वहीं रबी चावल का उत्पादन 146 लाख टन से बढ़कर लगभग 158 लाख टन होने का अनुमान है। बयान के मुताबिक गेहूं का उत्पादन 1154 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 21.38 लाख टन अधिक है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न यानी खरीफ का उत्पादन 137.52 लाख टन और श्री अन्न रबी का उत्पादन 30.81 लाख टन अनुमानित है। इसके अलावा पोषक मोटे अनाज खरीफ का उत्पादन लगभग 386 लाख टन और पोषक मोटे अनाज रबी का उत्पादन लगभग 175 लाख टन के आसपास अनुमानित है। तुअर और चने का भी उत्पादन 35 लाख टन और 115 लाख टन से अधिक ही रहने का अनुमान जताया गया है और मसूर का भी उत्पादन 18 लाख टन से अधिक होने की संभावना है। खरीफ मौसम में तिलहन और रबी मूंगफली का उत्पादन 104 लाख टन से अधिक और लगभग 9 लाख टन का अनुमान है। खरीफ मूंगफली का उत्पादन पिछले वर्ष के खरीफ मूंगफली उत्पादन की तुलना में लगभग 17.5 लाख टन अधिक है। सोयाबीन का भी उत्पादन 151 लाख टन से अधिक अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष में इसका उत्पादन 130 लाख टन से कुछ अधिक हुआ था। रैपसीड और सरसों का उत्पादन भी लगभग 129 लाख टन होने का अनुमान है, तो वहीं कपास का उत्पादन और गन्ने का उत्पादन भी पिछले की तुलना में और अधिक अनुमानित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंजाब के दौरे पर हैं। भटिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह मनाया गया है और राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा डिग्रियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं से कहा कि जिज्ञासा व्यक्ति को नई जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुक रखती है। साथ ही राष्ट्रपति ने महिला पदक विजेताओं की सराहना करते हुए कहा कि महिला विकास समाज के विकास का दर्पण है। बठिंडा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों भारत की विविधता, एकता और उत्कृष्टता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज के पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या लगभग 65% है, जहां 9 में से 8 बालिकाएं हैं। गुरुमत के दर्शन की शिक्षा में जुड़े ये पावन भूमि आप सबके उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भूमि भी है। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात है। सिख गुरु साहेबों के त्याग, बलिदान और उनकी शिक्षा से संचित इस पवित्र भूमि को मैं नमन करती हूँ। तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उत्पन्न सियासी गतिरोध के बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्कूली शिक्षा को लेकर तमिलनाडु को आईना दिखाया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि क्यों राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमिलनाडु के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नतीजे चिंताजनक रूप से खराब हैं। तमिलनाडु की स्कूली शिक्षा की स्थिति भारत में सबसे खराब है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को राजनीतिक हितों से अधिक तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अमित मालवीय ने आगे लिखा है कि डीएमके के पास अतीत में विरोध करने के कारण हो सकते हैं, लेकिन डीएमके की इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एनईपी 2020 वास्तव में तमिलनाडु को कन्नड़, तेलुगु या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को चुनने की अनुमति देता है और जरूरी नहीं कि वे हिंदी भाषा ही हो। विडंबना यह है कि डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए हुए है, वही पार्टी जिसने तमिलनाडु पर 2 बार हिंदी थोपी थी। और साथ ही अमित मालवीय ने त्रिभाषा फॉर्मूला और एनईपी के अंतर्गत होने वाले देश में अब तक के विकास को परिभाषित करते हुए पूर्व में कांग्रेस सरकारों के दौरान लागू किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और वर्तमान शिक्षा नीति की तुलना भी की। उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल और राजीव गांधी के कार्यकाल में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से वर्तमान शिक्षा नीति की तुलना करते हुए वर्तमान नीति को बेहतर बताया है।
1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस वक्त इंदिरा गांधी का युग था, इस बात को उन्होंने सामने रखा कि किस तरीके से पूरे देश में हिंदी को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया था। हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा की अस्पष्ट परिभाषा दी गई थी और 1968 में ही तमिलनाडु में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। लेकिन अगर हम 1986 के युग की बात करें, जो राजीव गांधी का युग था, उस वक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो तब स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि 1968 की नीति विफल हो गई थी, फिर भी पूरे देश में हिंदी को अनिवार्य किया गया। एक बार फिर 1986 में तमिलनाडु में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन अगर हम वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखें, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, और ये पूरी तरह से अलग है क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी। राज्यों को 3 भारतीय भाषाओं में से कोई भी 2 भाषाएं चुनने की पूरी आज़ादी होगी। सीखने में आसानी हो, इसके लिए पाठ्यपुस्तकें भी 2 भाषाओं में छापी जाएंगी। और आलोचक तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ये शिक्षा नीति क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर देती है। दरअसल भाजपा नेता अमित वालवीय ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य प्रोफेसर शमिका राव के एनईपी पर किए गए पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए ये तमाम बातें सामने रखी। शमिका रवि ने अपनी पोस्ट में स्कूली शिक्षा के मामले में तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कैसी है, इसको ग्राफिक्स के माध्यम से साझा किया। शमिका रवि ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि लोग केरल और तमिलनाडु को एक साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन दोनों राज्य बहुत अलग हैं, खासतौर पर सरकारी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में। एक देश में सबसे अच्छा है जबकि दूसरा दुखद रूप से सबसे खराब है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एक बार फिर हिंदू मंदिरों पर हमले और मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना सामने आई है। इसे लेकर विपक्षी दल भाजपा ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने टीएमसी की सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक होनी है। बैठक में संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक नई दिल्ली में संसद भवन के एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आज दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस जेपीसी में लोकसभा से भृतहरि मेहताब, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, कल्याण बैनर्जी, टीएम सेवा गणपति, हरीश बालयोगी सहित अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी इस पर व्यापक विचार विमर्श करने के साथ ही विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल पर एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए किया गया है। ये लॉजिस्टिक्स पार्क 150 एकड़ में फैला होगा और इससे नेशनल हाईवे 7 से 650 मीटर लंबे एक्सेस रोड के माध्यम से इसे जोड़ा जाएगा। इस परिवर्तनकारी पहल से भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इससे व्यापार दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। इससे देश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और अब खबर खेल जगत से। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टीम स्वदेश लौट आई है। कप्तान रोहित शर्मा अपने परिवार के साथ मुंबई लौटे। इसके अलावा कोच गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या दुबई से मुंबई पहुंच गए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। दुबई से भारतीय टीम के खिलाड़ी एक साथ वापस नहीं लौटे हैं। हर खिलाड़ी अपने अपने शहर अलग से पहुंचा है। सोमवार की रात खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस दौरान हर खिलाड़ी का एयरपोर्ट पर फैंस ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। और वहीं भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंची। भारत की जीत के बाद रिवाबा जडेजा ने कहा कि ये 140 करोड़ देशवासियों की इच्छा और प्रार्थना थी।
आगे भी भारतीय टीम ऐसा ही प्रदर्शन करती रहेगी। ये जो फीलिंग्स हैं वो 140 करोड़ जनता वासियों की प्रार्थना थी, विशेष थी, और टीम कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से खेल रही थी, वी वर अनबिटेबल थ्रू आउट द टूर्नामेंट और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस सभी इंडिविजुअल प्लेयर्स ने दिया एंड आई होप कि आगे भी टीम ऐसा करती रहेगी। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगा निलंबन वापस ले लिया है, जिससे घरेलू प्रतियोगिताओं के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए राष्ट्रीय टीमों के चयन का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रालय ने अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप की जल्दबाजी में घोषणा करने के कारण 24 दिसंबर 2023 को WFI को निलंबित कर दिया था। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं और इसी के लिए इस पर से निलंबन हटाने का फैसला किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।